हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4.3 के पहले और दूसरे प्रश्न को हल किया था। तो इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं प्रश्नावली 4.3 के तीसरे प्रश्न की। और प्रश्न मैं यहाँ पढ़ूंगा, आपको प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें दो समीकरण दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि इनके मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आपको कौन सी विधि लगाकर मूल ज्ञात करनी है। आप द्विघात समीकरणों को हल करने की 3 विधियाँ सीख चुके हैं। पहली विधि थी गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरी विधि थी द्विघाती सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पर आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, पूरी तरह आप स्वतंत्र हैं, कोई भी विधि लगा दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट की बात करते हैं। पहले पार्ट में समीकरण क्या दिया है? पहले पार्ट में समीकरण दिया है x - 1/x = 3, और यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसा उसने क्यों कहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए कहा है कि भाई अगर आपने यहाँ पर x का मान 0 रख दिया तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 होने के नाते ये क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसीलिए उसने कहा है कि x कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस समीकरण को हमें हल करना है, मतलब इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो /1 लिख दीजिए। 1 और x का आप LCM यानी लघुत्तम निकालेंगे तो x आएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। x का 3 में गुणा हो गया तो ये हो गया x² - 1 = 3x। 3x को इधर लाएंगे तो आपको समीकरण मिल जाएगा x² - 3x - 1 = 0, ठीक। ये आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे। आपके पास 3 विधियां हैं, कोई भी विधि लगा दीजिए, ठीक है। तो चलो लगाते हैं विधि। देखो, अगर मैं इसे द्विघाती सूत्र की मदद से सॉल्व करूं तो इसको मैं समीकरण 1 मानूंगा, ठीक है। बोलूंगा समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें a b c के मान चाहिए। तो a बराबर कितना मिलेगा? देखो यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है तो a बराबर 1 हो गया। b का मान कितना होगा? b का मान -3 होगा, और c का मान कितना होगा? -1 होगा, ठीक। अब कुछ नहीं, फार्मूला आप जानते हैं द्विघाती सूत्र का क्या होता है? -b ± √b² - 4ac अपॉन कितना? 2a। यही तो फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम a b c के मान रख देंगे, एक बार प्लस वाला चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे, हमें x के दोनों मान मिल जाएंगे, ठीक है। तो रख दीजिए। b का मान कितना है? -3, तो ये हो गया -3 ± √b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4। a का मान कितना है? 1 है, और c का मान कितना है? -1 है, ठीक है। बटे में कितना हो गया? 2 × a का मान 1 है, ठीक। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये +3 ± √-3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 का 1 में गुणा करोगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। बटे में कितना? 2। अभी 9 और 4 कितना हो जाएगा? 9 और 4 13 हो जाएगा। तो x बराबर आपको मिलेगा 3 ± √13 बटे कितना? 2, ठीक। अब एक बार आप प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो रूट के अंदर 13 है, तो 13 का वर्गमूल हम नहीं जानते हैं। अगर निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार प्लस वाला चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस वाला चिन्ह लेंगे, x के दोनों मान आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो आप बोल दोगे प्लस चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर क्या होगा? x = 3 प्लस √13/2, ये हो जाएगा x का एक मान। और ऋण चिन्ह लेने पर क्या होगा? x = 3 - √13/2, ठीक। तो ये दोनों हो जाएंगे इस समीकरण के मूल। एक मूल आएगा 3 + √13/2 और दूसरा मूल आएगा 3 - √13/2, ठीक। तो ये था पहला पार्ट। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की।
दूसरे पार्ट की बात करें तो इसमें समीकरण दिया है 1/x+4 -1/x-7 इक्वल टू 11/30। यहाँ पर कंडीशन दे रखा है कि x की वैल्यू कभी भी -4 और 7 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ध्यान से देखो, अगर आपने यहाँ पर x की जगह पर -4 रख दिया तो ये -4 और +4 कट के 0 हो जाएंगे, 1/0 बन जाएगा। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये 1/0 हो। क्यों? क्योंकि अगर ये 1/0 हो गया तो इसका मान इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो, अगर आपने x की जगह पर 7 रख दिया तो 7 - 7 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी 1/0 मतलब अनंत हो जाएगा। इसलिए उसने कहा है कि x का मान -4 और 7 नहीं हो सकता। ठीक, तो इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले इसे हल करेंगे, इसे द्विघात समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों का एलसीएम लोगे यानी लघुत्तम लोगे तो आएगा x+4 और x-7। ठीक है, तिरछा गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x-7 माइनस x+4। ठीक है, इक्वल टू 11/30। बात आई समझ में? अभी देखो क्या होगा, ये x-7 ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इस x को माइनस कर देगा और इस 4 को भी माइनस कर देगा। ठीक है, अपॉन इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा कर लेंगे अगर, तो क्या आएगा, x का x में करोगे तो x² होगा, x का -7 में किया तो -7x आया, 4 का x में किया तो +4x आएगा, और 4 का -7 में करोगे तो -28 आएगा, इक्वल टू 11/30 हो गया। ठीक, देखो ये -x ये +x कैंसिल हो जाएंगे, 7 और 4 11 यानी -11 बटे में x², -7 है +4 है तो ये -3x बचेगा, और -28 बराबर कितना, 11/30। ठीक, ध्यान से देखो ये 11 इस 11 से कट जाएगा, यहाँ -1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1/30। तिरछा गुणा कर लीजिए तो 30 का 1 में होगा -30 आ जाएगा, इक्वल टू इसका 1 में होगा तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28। ठीक, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28, इधर माइनस है बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर से जब इधर चला गया तो यहाँ 0 बचेगा। ठीक, ये हो गया x² माइनस 3x -28 + 30 तो यहाँ पर +2 बचेगा, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब ये आपको द्विघात समीकरण मिल गया है। अब यहाँ से आप कोई भी विधि, चाहे गुणनखंड विधि लगाइए, चाहे पूर्ववर्ग विधि लगाइए, चाहे द्विघाती सूत्र लगा दीजिए, यहाँ से आपको x के दोनों मान मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आगे आप कर ले जाएंगे, तो डू योर सेल्फ ये काम आप करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों, बात करते हैं अब चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ऐसे प्रश्न हम लोग कर चुके हैं पहले भी। देखो चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु के व्युत्क्रम के योग का 1/3 है। तो ठीक है, पहले आप बोल देंगे मान लिया कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक, अब देखो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x - 3 वर्ष। भाई अगर आज की डेट में आपकी उम्र 15 साल है तो 3 वर्ष पहले कितनी होगी, 15 - 3। ठीक, तो अगर आज की डेट में वर्तमान आयु रहमान की कितनी है, x है, तो 3 वर्ष पहले कितनी होगी, x - 3। ठीक, और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी होगी, x + 5। ठीक है, अब उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। ठीक है, तो आप बोल देंगे प्रश्नानुसार। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा मतलब अगर 3 वर्ष पहले रहमान की आयु x - 3 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x - 3। ठीक है, जैसे
x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। जैसे 1/3 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका उल्टा मतलब 3/1। ठीक, तो उलट देने का मतलब होता है व्युत्क्रम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x-3 प्लस ऐसे ये हो जाएगा 1/x+5 और इन दोनों का जोड़ कितना है 1/3 है। ठीक, अब इसे हम हल करेंगे और एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हम कोई भी विधि लगाकर रहमान की आयु निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हल कर लीजिए। x-3 और x+5 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा x-3 x+5, तिरछा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x+5 प्लस ये हो जाएगा x-3 इक्वल टू कितना 1/3। ठीक है, देखो x और x कितने हो गए 2x हो गए और 5 में से 3 निकल गया 2 बचेगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर लो तो x का x में गुणा होगा तो x² हो जाएगा, x का 5 में गुणा होगा 5x हो जाएगा, -3 का x में होगा -3x होगा और -3 का 5 में होगा -15 आएगा बराबर 1/3। ठीक है, देखो ये हो गया 2x+2 अपॉन x², 5x में से 3x निकल गया तो 2x बचेगा और ये -15 बराबर कितना 1/3। ठीक, तिरछा गुणा कर लीजिए, 3 का इसमें गुणा होगा 3 दूना 6x हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 ये भी हो गया बराबर इसका 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x -15। ठीक है, अभी देखो अभी इन दोनों टर्म को उधर लेकर जाओ तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x -15, 6x उधर जाएगा तो -6x हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा इक्वल टू 0 आएगा। ठीक, ये हो जाएगा x², देखो 2x यहाँ है -6x यहाँ है तो -6 में से 2 निकल जाएगा तो बचेगा -4x। ठीक है भाई, इसका प्लस है इसका माइनस है तो घटेंगे ना, और ये -15 है ये -6 है तो ये हो जाएगा -21 बराबर कितना 0। ठीक, ये मिल गया आपको एक द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे और x के दोनों मान निकालेंगे। आपके पास तीनों विधियां हैं, कोई भी विधि लगा दीजिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर गुणनखंड विधि लगाते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि लगाते हैं। गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले a और c का गुणा करते हैं। यहाँ पर जो गुणांक होता है उसको a बोलते हैं, तो यहाँ पर 1 है, 1 का -21 में गुणा करोगे तो 1 का -21 में गुणा करोगे क्या आएगा -21 आएगा। अब आपको -21 के 2 फैक्टर करने हैं, -21 के 2 फैक्टर करने हैं। वो फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि जब आप उनका गुणा करो तो -21 आए और जब जोड़ो तो -4 आए। तो ठीक है, कर लेते हैं। हम कहते हैं कि एक फैक्टर हमारे पास -7 है और दूसरा फैक्टर कितना है 3 है। जब आप -7 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो -21 आएगा और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको -4 मिलेगा। ठीक है, तो हम -4 को क्या लिख सकते हैं, हम -4 को लिख सकते हैं x² -7x प्लस 3x -21 इक्वल टू 0। ठीक, देखो -4x की जगह पर हमने क्या लिख दिया -7x प्लस 3x, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा -4x मिलेगा। ठीक, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ से मिलेगा आपको x -7 और इन दोनों में 3 कॉमन है तो आपको मिलेगा x -7 इक्वल टू 0। भाई 3 कॉमन करोगे तो यहाँ x बचेगा और 3 7 21। देखो यहाँ भी x -7 है, यहाँ भी x -7 है तो कॉमन हो जाएगा, x -7 हो गया और एक ब्रैकेट में बच गया x + 3 इक्वल टू कितना 0। एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, तो आप बोल दीजिए कि यदि x -7 इक्वल टू 0 हो तब यहाँ से x बराबर क्या होगा 7, यानी x बराबर कितना आया 7 वर्ष। और यदि x + 3 इक्वल टू 0 हो तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा -3 वर्ष। यहाँ आपको x के 2 मान मिले हैं, एक मिला है 7 और दूसरा मिला है -3। हमें रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी और किसी की भी वर्तमान आयु नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा 7 वर्ष। इसका मतलब रहमान की जो वर्तमान आयु है कितनी है 7 वर्ष है। ठीक है, तो ये था आपका चौथा प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों, बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वें प्रश्न में कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली बात, शेफाली ने कोई टेस्ट दिया है और उसे टेस्ट में अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में मिलाकर कितने नंबर मिले हैं 30 नंबर मिले हैं।
ठीक है। और आपको यही बताना है कि अंग्रेजी और गणित में उसको कुल कितने नंबर मिले। तो देखो, सबसे पहले आप बोलोगे, मान लिया कि शेफाली के गणित में अंक, शेफाली के गणित में अंक कितने हैं, x हैं, और अंग्रेजी में अंक कितने होंगे। भाई अगर दो विषयों में मिलाकर वो 30 नंबर पाई है, अगर एक विषय में उसने x नंबर लिया तो दूसरे में 30 - x होगा। ऐसा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो गणित में अगर उसे x नंबर मिले तो अंग्रेजी में कितने मिलेंगे, x - 30, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में आगे उसने कहा कि अगर शेफाली को गणित में 2 नंबर ज़्यादा और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिले होते तब उनका गुणनफल 210 होता। तो ध्यान से देखो, आप बोलोगे प्रश्नानुसार, आप बोलोगे क्या, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। देखो, गणित में उसके कितने नंबर हैं, x। कहा है कि अगर गणित में 2 नंबर ज़्यादा मिलते तो कितना हो जाता है, x + 2। और अंग्रेजी में कितने नंबर कम मिलते हैं, 3 नंबर। तो अंग्रेजी में कितने नंबर मिले हैं, 30 - x। अगर 3 नंबर कम मिल जाएं तो क्या हो जाएगा, 30 - x - 3। तो इन दोनों का गुणनफल कितना आ जाता है, 210। यही तो उसने कहा है कि अगर गणित में उसको 2 नंबर ज़्यादा मिले होते और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिले होते तब उन दोनों का गुणनफल कितना आता, 210 आता। ठीक, अब इसे हम लोग हल करेंगे, हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगा, वहाँ से हम लोग हल करके x के दोनों मान निकालेंगे। और जब हमको x के दोनों मान मिल जाएंगे तो हम ला के यहाँ पर रख देंगे, हमको गणित और अंग्रेजी में अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो, ये हो जाएगा x + 2, और देखो 30 में से 3 निकल गया तो 27 बचेगा, 27 - x बराबर कितना, 210, ठीक है। x का 27 में गुणा करोगे कितना आएगा, 27x, और x का -x में करोगे तो -x² आएगा। 2 का 27 में किया, 27 दूना 54 हो जाएगा, और 2 का -x में करोगे तो -2x आएगा, बराबर 210 हो गया, ठीक है। देखो, यहाँ 27x है, यहाँ -2x है, 27 में से 2 निकल जाएगा तो 25x बचेगा, ठीक है। -x² + 54 बराबर कितना, 210। इस पूरे टर्म को उधर लेकर चले जाओ तो देखो 210 तो पहले से था, ये उधर गया तो -25x हो गया, फिर ये -x² उधर जाएगा तो +x² हो जाएगा, और ये +54 उधर जाएगा तो -54 बराबर कितना बचेगा, इधर 0, ठीक। देखो थोड़ा ढंग से लिखते हैं, x² को पहले लिख दीजिए, -25x को लिख दिया। अब 210 में से 54 निकाल दो, 10 में से 4 निकल गया 6, यहाँ पर बचा 0, 10 में से 5 निकलेगा 5, और यहाँ पर 1, तो यहाँ से आपको मिलेगा 156, ठीक है, बराबर कितना, 0। अब यहाँ से आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया है। अब इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे, x के 2 मान मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर c की जगह पर बड़ी संख्या दिखे तो हमारे लिए गुणनखंड विधि सही रहती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें a और c का पहले गुणा करना है। तो a की जगह पर 1 है, 1 का 156 में गुणा करोगे 156 ही आएगा। 156 के हमें 2 फैक्टर करने हैं, वो दोनों फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि जब आप गुणा करो तो 156 आए और जब जोड़ो तो -25 आए, ठीक है। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि जब संख्या बड़ी हो जाए तो उसका आप गुणनखंड कर लो, वहाँ से आपको आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने कैसे किया था। यहाँ पर देखो 156 है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फैक्टर है -13 और एक फैक्टर है -12, ठीक। जब आप -13 और -12 का गुणा करोगे तो देखो 12 × 36 और 12 × 1 12, 12 और 3 15, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो -13 और -12 का जब आप गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 156 मिलेगा। और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो -13 में -12 जोड़ोगे कितना आएगा, -25 आएगा, ठीक। तो 156 के 2 फैक्टर क्या होंगे, -13 और -12। तो अब ये समीकरण आपका हो जाएगा x² -13x -12x + 156 बराबर कितना, 0, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ x कॉमन है तो ये हो जाएगा x -13, और ये यहाँ से मैं -12 को कॉमन करता हूँ तो यहाँ मिलेगा x, और ये भी -13 हो जाएगा बराबर 0।
-12 को कॉमन किया तो ये +x हो जाएगा, और -12 से 156 में भाग करोगे तो -13 आएगा। ठीक, यहाँ भी x -13, यहाँ भी x -13 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा क्या, x -12। ठीक है, देखो बराबर 0। अब एक बार आप क्या करोगे, x -13 को 0 के बराबर करोगे तो देखो कितना आएगा, x बराबर 13। और एक बार आप x -12 को 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर कितना, 12। ठीक, तो x के आपको दो मान मिले हैं, एक मिला है 13 और एक मिला है 12। ठीक, तो x किसको माने थे, गणित है ना, शेफाली को गणित में कितने अंक मिले थे, x, और x का मान कितना आया 13, यहाँ पर कितना आया 12। तो अगर शेफाली को गणित में 13 नंबर मिलते हैं, गणित में अगर उसको 13 नंबर मिलते हैं तो अंग्रेजी में कितने होंगे, यहाँ से दो आंसर आएंगे। ठीक है, दो आंसर आएंगे। तो पहला आंसर क्या होगा कि यदि शेफाली को गणित में 13 अंक मिलते हैं तब अंग्रेजी में 30 - 13। भाई अगर आप x का मान 13 लेते हो तो यहाँ पर 13 रखोगे, 30 में से 13 घटाओगे, कितना आएगा, देखो 10 में से 3 निकल गया 7, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 निकल गया 1। ठीक है, तो उसको अंग्रेजी में कितने मिलेंगे, 17 नंबर मिलेंगे। और दूसरा आंसर आपको क्या मिलेगा कि यदि शेफाली को गणित में 12 अंक मिलते हैं तब अंग्रेजी में कितने मिलेंगे, तब अंग्रेजी में अंक 30 - 12 होंगे, और 30 में से 12 निकलेगा कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न के दो आंसर मिलेंगे। अगर शेफाली को गणित में 13 नंबर मिलते हैं तो अंग्रेजी में 17 नंबर मिलेंगे, और अगर शेफाली को गणित में 12 नंबर मिलते हैं तो अंग्रेजी में कितने मिलेंगे, 18 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका 5वां प्रश्न। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्यारे बच्चों, अब 6वें प्रश्न की बात करते हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार खेत का बिकड़ उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो खेत कैसा है, आयताकार है। आयत के बारे में आप जानते हैं। तो 6वें प्रश्न की बात कर रहे हैं हम। खेत आपके पास है एक आयताकार, ठीक, तो ये हो जाएगी इसकी छोटी भुजा, जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और ये हो जाएगी बड़ी भुजा। ठीक, यहाँ से अगर हम इसको मिला दें तो हमें एक बिकड़ मिल जाएगा। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको A, B, C और D। ठीक है, ऐसे नाम दे दिया हमने। तो इस आयत का बिकड़ क्या होगा, AC होगा। ठीक, अगर हम इस छोटी भुजा को x मानते हैं तो उसने कहा है कि जो इस आयत का बिकड़ है वो छोटी भुजा से कितना है, 60 मीटर अधिक है। तो अगर ये x है तो ये कितना होगा, x + 60। ठीक, और जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो अगर छोटी भुजा x है तो बड़ी भुजा कितनी होगी, x + 30। ठीक, और आप ध्यान से देखो कि एक आयत के अंदर जो बिकड़ है इसको लेकर के आप एक समकोण त्रिभुज बना सकते हो। ABC, ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और उसके बाद हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगा, उसे हल करने पर हमें x के मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप बोलोगे मान लिया कि आयताकार खेत की छोटी भुजा कितनी है, x मीटर। ठीक है, तो तब बिकड़ कितनी होगी,
x प्लस 60 मीटर और बड़ी भुजा कितनी होगी, बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है ना, तो x प्लस 30 मीटर। ठीक है, अभी देखो, अभी बोलोगे, आप चाहें तो चित्र बना सकते हैं, बोलोगे अतः क्या हो जाएगा, देखो ये 90 अंश है तो 90 के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू, एक हो जाएगा लंब और एक हो जाएगा आधार, तो लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ठीक, अब इसे हल करेंगे तो हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये हो जाएगा बराबर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, इसको अब हटा देते हैं, और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कितना 30। ठीक है, सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का वर्ग करोगे तो आएगा 3600, कितना आएगा 3600 प्लस 60 दूना 120x बराबर, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस 30 का वर्ग कितना आएगा 900, 2 3 6 यानी 60x। ठीक है, अब इधर जितने भी टर्म हैं इनको उधर भेज दो, तो उधर पहले से कितना था 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। ठीक, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 3600 उधर जाएगा माइनस 3600 हो जाएगा, और 120 उधर जाएगा तो माइनस 120x बराबर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई, इधर जितने भी टर्म थे इनको उधर भेज दिया तो चिन्ह सबके बदल जाएंगे, और जब ये सभी उधर चले गए तो इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 60x है और यहाँ पर माइनस 120x है, माइनस है 120 और 60 प्लस है तो यहाँ पर बचेगा माइनस 60x। ठीक है, 900 है और ये 3600 है, 3600 में से 900 निकल जाएगा तो बचेगा कितना माइनस 2700, यही तो बचेगा। देख लो 3600 में से आप क्या कर रहे हो 900 निकाल रहे हो, तो 3600 में से 900 निकलेगा 2700 बचेगा, और ये हो गया बराबर कितना 0। अब यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया है, इसे हम हल करेंगे, हमें x का मान मिलेगा, और x का जब मान मिल जाएगा तो हम ला करके यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर हमें छोटी और बड़ी भुजा मिल जाएगी। तो इस समीकरण को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, आपके पास तीनों विधियाँ हैं, चाहे गुणनखंड विधि लगाइए, चाहे पूर्ण वर्ग विधि लगाइए, चाहे द्विघाती सूत्र की मदद से कीजिए। ठीक है, तो चलो करते हैं, कौन सी विधि लगा दें, लगा देते हैं यहाँ पर हम लोग गुणनखंड विधि। तो देखो यहाँ पर एक ही जगह पर 1 है और यहाँ पर माइनस 2700 है, तो 1 और माइनस 2700 का आप गुणा करेंगे, कितना आएगा माइनस 2700 आएगा, कितना आएगा माइनस 2700 आएगा। अब आपको दो ऐसी संख्याएं लेनी हैं जिनका गुणा करने पर माइनस 2700 आए और जोड़ने पर माइनस 60 आए। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं, मैंने कहा कि मेरे पास एक संख्या है 90 और एक संख्या है कितनी 30। देखो माइनस 90 और 30 कहाँ से आया, मैंने आपको बताया, पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है कि जब संख्या बड़ी हो जाए तो आप उसका गुणनखंड कर लीजिए, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये दोनों संख्याएं कैसे मिलेंगी। ठीक है, देखो माइनस 90 और 30 को जोड़ोगे कितना आएगा माइनस 60 आएगा। भाई 90 माइनस है और 30 प्लस है, इन दोनों को जोड़ोगे तो घटेंगे दोनों, तो 90 में से 30 निकला कितना बचेगा 60 बचेगा। जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने का चिन्ह लगाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 60। ठीक, और जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो 90 का 30 में गुणा करोगे 2700 आएगा, ये माइनस है तो ये माइनस 2700 हो जाएगा। ठीक, तो अब आपका समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर कितना 0। ठीक, यहाँ पर x कामन है तो ये हो गया x माइनस 90, और यहाँ पर 30 कामन है तो ये हो जाएगा x माइनस 90। भाई 30 कामन करोगे यहाँ x बचेगा, और 30 से 2700 में भाग करोगे तो 90 ही आएगा। यहाँ भी x माइनस 90, यहाँ भी x माइनस 90, तो कामन कर लीजिए
x माइनस 90 कामन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 30 इक्वल टू कितना 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, आपको x के दोनों मान मिल जाएंगे। तो बोल दीजिए यदि x माइनस 90 इक्वल टू 0 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू कितना 90 मीटर। ठीक है, x का एक मान मिल गया और x प्लस 30 इक्वल टू 0 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 30 मीटर। ठीक है, देखो हम खेत की लंबाई और चौड़ाई निकाल रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई निकाल रहे हैं। ये हो जाएगी चौड़ाई और ये हो जाएगी लंबाई। तो छोटी भुजा और बड़ी भुजा हमें निकालनी है। तो एक मान 90 मीटर आया, एक मान माइनस 30 मीटर आया है। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि खेत की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इस वाले मान को हम नहीं लेंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, तो x का मान कितना मिला 90 मीटर, मतलब छोटी भुजा कितनी मिली है 90 मीटर। तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, ये क्या है, ये छोटी भुजा है, ये क्या है, ये छोटी भुजा है। ठीक, तो बड़ी भुजा कितनी होगी, बड़ी भुजा क्या थी x प्लस 30 मीटर। तो x का मान कितना है 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 मीटर। ठीक, तो आपको इस प्रश्न का आंसर मिल गया है। जो आयताकार खेत है उसकी छोटी भुजा 90 मीटर की है और बड़ी भुजा कितनी है 120 मीटर की। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्यारे बच्चों, 7वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखते हैं इसको। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, उन दोनों के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। ठीक है, छोटी संख्या जो है उसका वर्ग कर दीजिए तो वो बड़ी संख्या का 8 गुना आता है। तो देखो आप बोलोगे मान लिया कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या क्या है y है। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या बोला है कि इन दोनों संख्याओं का वर्ग कीजिए, उनका अंतर निकालिए, कितना आएगा 180 आएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 180। यही तो उसने कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो ये हो जाएगा। और क्या बोला है, और उसने कहा है कि छोटी संख्या का जब आप वर्ग करते हो तो ये बड़ी संख्या का कितना हो जाता है 8 गुना हो जाता है। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा बड़ी संख्या का 8 गुना। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 8 का गुना कर देंगे, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। भाई अगर इसका वर्ग करने पर ये 8 गुना हो जाता है तो इसमें हम 8 का गुना करके दोनों को बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब वाई स्क्वायर का मान कितना मिल गया 8x, इसको यहाँ पर रख दो तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू कितना 180। वाई स्क्वायर बराबर कितना मिला है 8x, तो वाई स्क्वायर की जगह पर 8x रख दोगे। 180 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, अब आपको इसे हल करना है। आपके पास तीनों विधियां हैं। चलो गुणनखंड विधि लगाते हैं। देखो ए की जगह पर कितना है 1 है और सी की जगह पर कितना है 180 माइनस 180। तो 1 और माइनस 180 का गुणा करोगे कितना आएगा माइनस 180 आएगा। अब माइनस 180 को आप दो भागों में तोड़ेंगे, दो संख्याओं में तोड़ेंगे। वो दोनों संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उनका गुणा करो तो माइनस 180 आए और जब उन्हें जोड़ो तो माइनस 8 आए। आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि मैं कहूँगा कि मेरे पास एक संख्या है माइनस 18 और दूसरी संख्या है 10। जब मैं माइनस 18 और 10 को जोड़ूंगा तो मुझे माइनस 8 मिलेगा और जब इन दोनों का गुणा करूंगा तो 18 द्वाइम 180 मिल जाएगा। ठीक, तो ये समीकरण आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर कितना 0। ठीक है, देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 18 और यहाँ 10 कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 18 बराबर कितना 0। 10 को कॉमन करोगे तो x बचेगा और 10 से 180 में भाग करोगे 18 आएगा। तो x माइनस 18 यहाँ भी है तो ये कॉमन हो जाएगा। जब यहाँ से कॉमन हुआ तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर कितना प्लस 10 बचेगा बराबर 0। एक बार आप x माइनस 18 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको x बराबर 18 मिलेगा
और एक बार आप x प्लस 10 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको x बराबर कितना मिलेगा, -10 मिलेगा। तो इस समीकरण के हमें दो मान मिल गए हैं, एक मिला है 18 और एक मिला है -10। ठीक, तो देखो बड़ी संख्या यहाँ पर दो मान मिले हैं, तो यहाँ पर हम नेगेटिव वाले को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम चाहें तो नेगेटिव वाले को छोड़ सकते हैं। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अगर बड़ी संख्या 18 हो गई है तो छोटी संख्या कितनी होगी, छोटी संख्या कितनी होगी, तो देखो ये हो गया बड़ी संख्या। ठीक है, ये हो गया क्या, बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या देखो ये छोटी संख्या है ना, y² बराबर 8 गुणे x का मान कितना, 18। ठीक है, तो यहाँ से आपको y² बराबर कितना मिल जाएगा, 8 × 64 और 8 × 8, 8 × 6 = 14, ये आ गया। तो y बराबर कितना मिलेगा, √144। यहाँ से आपको y का मान कितना मिल जाएगा भाई, इधर से वर्ग हटाओगे इधर वर्गमूल लग जाएगा, और √144 मतलब क्या, 12। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। तो 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12 होगा। ठीक, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 12, और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 18। ये हो गई छोटी संख्या। अच्छा, यहाँ पर हमें x का मान -10 भी मिला था, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अगर आप x का मान -10 लोगे तो y का मान आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप x का मान यहाँ पर -10 रखोगे तो -10 का 8 में गुणा होगा, कितना आएगा, ये हो जाएगा y² बराबर 8 गुणे, अगर x का मान -10 रखते हो तो ये मिलेगा -80, और y का मान कितना आएगा, रूट में -80। और आपको मैंने बताया है कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो उसका मान आप नहीं निकाल पाओगे, वहाँ पर आपको वास्तविक नहीं काल्पनिक संख्याएं मिलेंगी, और काल्पनिक संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक, तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाएगा, तो वहाँ पर आपको y का मान नहीं मिलेगा। इसलिए हमने x बराबर -10 को छोड़ दिया, और अपना आंसर क्या हो गया, x बराबर 18। इसको यहाँ पर रखा इस वाले समीकरण में x की जगह पर, तो हमें y का मान 12 मिल गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो 18 और 12। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।